मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इसको थूकते क्यों? इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, गाय के घी से तो महंगा है। एक कुशल वक्ता के तौर पर उनकी प्रसिद्धि किसी से छुपी नहीं है। वो बहुत ही जल्द लोकप्रिय होते जा रहे थे। स्वदेशी आंदोलन की लगन उन्हें कुछ इस तरह लगी थी कि उन्होंने अपना जीवन ही इसके लिए समर्पित कर दिया। योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ साथ यूट्यूब पर भी उनके व्यूअर्स बढ़ते चले जा रहे थे। राजीव दीक्षित जी, हाँ, ये वही नाम है जिसने स्वदेशी आंदोलन की जो अलग जगाई थी, उसने न केवल लोगों को जागरूक किया बल्कि लोगों को अपनी संस्कृति और सनातन परंपराओं से भी जोड़ा। लेकिन ऐसे शख्स की अचानक मौत ने सबको हैरान करके रख दिया। आखिर क्या है उनकी मौत का रहस्य? हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऐसी महान शख्सियत की जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के गांव नाह में हुआ। बताया जाता है कि वो पढ़ने लिखने में बचपन से ही काफी अच्छे थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे रीडर भी थे। उस दौर में बताते हैं कि किताबें पढ़ने के लिए वो 500 रुपए तक खर्च कर दिया करते थे। फिरोजाबाद से 12वीं पास करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक किया। इसके बाद कहा जाता है कि आईआईटी कानपुर से इन्होंने एमटेक किया था। इसके बाद उन्होंने भारत के CSIR में कुछ समय तक काम किया। फिर फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। बताया जाता है भारत के CSIR में काम करने के दौरान उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम करने का मौका मिला। राष्ट्र सेवा ही उनकी जिंदगी का केवल एक मकसद बन गया था। हालांकि उनकी एमटेक की डिग्री को लेकर जब IIT कानपुर में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल की गई, तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक राजीव दीक्षित नाम का कोई व्यक्ति उस ड्यूरेशन में IIT कानपुर में स्टडी नहीं कर रहा था जिस टाइम पीरियड में उन्होंने एमटेक की डिग्री के लिए पढ़ाई करना बताया। इसी तरह भारत के जिस CSIR सेंटर में उनके काम करने की जानकारी मिली, वहां से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। इसी प्रकार फ्रांस के जिस टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में उन्होंने खुद को काम करना बताया, वो कम्युनिकेशन सेंटर उनके वर्किंग पीरियड के 1 साल बाद शुरू हुआ। राजीव दीक्षित स्वदेशी को लेकर बड़े ही पजेसिव थे। साल 2009 में वो बाबा रामदेव के संपर्क में आए। बाबा रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया। इससे बाबा रामदेव काफी प्रभावित हुए। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान ही राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव दोनों ने इस बात की शपथ ली कि हम केवल उन लोगों को मतदान करेंगे जो कि कुशल हैं, और साथ ही हम दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो 100% मतदान करें। इसी तरह कुछ और संकल्प उन्होंने बाबा रामदेव के साथ लिए, जिसमें भारत को विश्व शक्ति बनाना और हिंदुस्तान को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने का संकल्प भी शामिल था। इस संकल्प में उन्होंने बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने एक ऐसी प्लानिंग की थी कि वो उन लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे और जोड़ने के बाद 2014 में देश के सामने अच्छे लोगों के साथ एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे। राजीव दीक्षित एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के विरोधी रहे हैं। उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल जाने की बजाय लोगों को स्वदेशी दवाइयों के जरिए उपचार कराने पर जोर दिया। उनके कुछ दावे तो लोगों के विश्वास के बिल्कुल अपोजिट थे, जैसे कि सन 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने से रात के वक्त बहुत सारे लोग सोते रह गए और हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो गए। इस घटनाक्रम के बारे में उन्होंने कहा था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भारत के गरीब लोगों पर एक परीक्षण किया और उस परीक्षण के तहत हमारे देश के गरीब लोगों की जान चली। इसी प्रकार अमेरिका में हुए 9/11 अटैक में जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बारे में उनका कहना था कि ये हमला स्वयं अमेरिका ने कराया है। अमेरिका में लोन लैंटर्न सोसाइटी ने भी इस बात को उठाया था। उनका ये भी कहना है कि यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर इसलिए कर दिया गया ताकि हमारे देशवासियों को बेवकूफ बनाया जाए और उनको ये लगे कि ये एक भारतीय कंपनी है। यही नहीं, कोका कोला में तेजाब होने की बात भी राजीव दीक्षित के द्वारा की गई थी। राजीव दीक्षित ने यहाँ तक भी दावा किया था कि एक बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनके सामने इस बात को स्वीकार किया कि पेप्सी पीने की वजह से उनकी आंतें खराब हो गई, इसलिए उन्होंने पेप्सी पीना और उसका ऐड करना बंद कर दिया। इसी तरह हेमा मालिनी के लक्स साबुन के ऐड करने पर उनका कहना था कि जब उन्होंने हेमा मालिनी से पूछा क्या वो
लत से नहाती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो लत से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती है। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा, क्या आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। आती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूँ, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूँ। इस पर उन्होंने पूछा, आप ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती हो? तब हेमा मालिनी ने उनसे कहा था, ये उपाय सबको बता देने से सारी औरतें उनके जैसी खूबसूरत हो जाएंगी। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती है तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता है। मैंने कहा क्या डर लगता है? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। राजीव दीक्षित ने जो बातें की उनमें सबसे सनसनीखेज आरोप तो ये था कि ममता बनर्जी बीफ खाती है और इसी वजह से ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात की धमकी दी, अगर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीफ को बैन कराया तो वाजपेयी जी की सरकार को गिरा देंगे। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर का मांस और रक्त मिलाया जाता है और उसकी चर्बी का इस्तेमाल होता है। ये उनकी जिंदगी का एक अलग ही संयोग रहा कि जिस दिन उनका जन्मदिन था ठीक उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई। स्वदेशी उत्पादों के राजीव दीक्षित इतने हिमायती थे कि घूम घूम कर उनका प्रचार किया करते थे। ऐसे एक प्रचार के सिलसिले में वो आज के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग जिले के बेमतेरा तहसील में व्याख्यान देने के लिए कार से रवाना हुए। वो भिलाई से अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे थे, तभी कार के ड्राइवर कन्हैया को उन्होंने पसीने के साथ बेचैनी होने की समस्या बताई। भिलाई में अक्षय पात्र फाउंडेशन के पास शाम को उसी दिन उनका व्याख्यान होना था, लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण वो दयासागर के दुर्ग में मौजूद निवास पर पहुंचे। यहाँ वे बाथरूम में गए और जब बाथरूम में जाकर देखा गया तो वहाँ पर गिरी हुई अवस्था में थे। तो सारी जिंदगी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का विरोध करते रहे, लेकिन इस क्रिटिकल कंडीशन में भी वो अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं थे। तब बाबा रामदेव ने उन्हें फोन करके समझाया, जिसके बाद हॉस्पिटल जाने के लिए राजी हुए। उन्हें तत्काल सेक्टर 9 के अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टर शशिकांत सक्सेना ने जब उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उस हॉस्पिटल में कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजीव दीक्षित को अपोलो अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अपोलो अस्पताल में उस वक्त डॉक्टर दिलीप रतनानी की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन रात 1 बजे से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित की मौत हो गई। उस वक्त उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया था। इस बात की जानकारी उनके डॉक्टर ने एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया को दी। बाद में बिना पोस्टमार्टम कराए ही 1 दिसंबर 2010 को राजीव दीक्षित की डेड बॉडी दे दी गई। ये घटना 29-30 नवंबर 2010 की है, जब रात के वक्त भिलाई के BSR अपोलो हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और फिर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि मौत के बाद उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक से मौत होने के दावे पर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया था, जिसके तहत लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए इंस्पायर किया गया। यानी राजीव दीक्षित भारत स्वाभिमान आंदोलन के वो जनक रहे हैं, लेकिन उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। जनवरी 2019 में खबरें आई थी कि राजीव दीक्षित की मौत की एक बार फिर से जांच होगी। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे लेकर दुर्ग पुलिस को आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ इसमें कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, राजीव दीक्षित ने स्वदेशी आंदोलन को न केवल खड़ा किया, बल्कि इसके जरिए इंडियन कंज्यूमर्स को एक दिशा दी। विदेशी कंपनियों के विरोध के साथ साथ विदेशी उपचार के विरोध में भी उन्होंने अपने जीवन की एनर्जी को यूज किया। लोगों के बीच वो काफी पॉपुलर थे। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। अचानक इस तरह उनकी मौत की खबर सामने आई तो ये बात लोगों को हजम ही नहीं हुई। कुल मिलाकर उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब अभी भी मिलना बाकी है। आपको क्या लगता है, राजीव दीक्षित जी की मौत सच में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी या इसमें कोई साजिश है? आपका जो भी जवाब हो कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।